ये मैंने किया एग्रीकल्चरल इनकम के नोट्स को। अरे हाँ जी, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चरल इनकम का नोट्स। यस सर। में सबसे पहले हमने आज क्या देखा, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, ये हमको देखना है डिडक्शन क्या होता है और एग्जेम्पशन क्या होता है। डिडक्शन क्या होता है भाई? डिडक्शन होता है रियायत या छूट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको देता है। इस डिडक्शन की वजह से हमारी इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे हमको कम टैक्स पटाना पड़ता है। डिडक्शन हमारी इनकम को कम कर देती है ताकि हमको कम टैक्स पटाना पड़ता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन में होता है। उस दिन किसी ने पूछा था सर डिडक्शन हो जाएगा तो ये तो हमारे लिए घाटा। घाटा नहीं है भैया, फायदा है। पैसा तो मेरे ही पास है ना, जेब में था ना 5 लाख रुपए। ठीक है, तो वही है। ये सिर्फ कैलकुलेशन में आपकी इनकम को कम करता है, एक्चुअल इनकम तो आपके पास उतनी ही रहती है। डिडक्शन हमको दो तरीके से मिलता है, एक हेडवाइज मिलता है और दूसरा कॉमन डिडक्शन मिलता है जो कि ग्रॉस टोटल इनकम पर दिया जाता है। ठीक है, हेड वाइज डिडक्शन जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईओएस, हर हेड ऑफ इनकम में अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। जैसे सैलरी में सेक्शन 16 है, हाउस प्रॉपर्टी में 24, पीजीबीपी में सेक्शन 30 से 37 1, कैपिटल गेन में 54 एटसेट्रा, 2-4 सेक्शन है ना। और आईओएस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन 57 में इन पर्टिकुलर हेड्स के डिडक्शन हमको बताए गए। ठीक है, अब डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम ये हमको चैप्टर 6A में दिखाई देता है। इनकम टैक्स पूरा चैप्टर्स में बटा हुआ है। ठीक है, और उन चैप्टर्स के अंदर अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, तो जो डिडक्शन है ग्रॉस टोटल इनकम के लिए वो चैप्टर 6A में बताया गया है। ठीक है, चैप्टर 6A में सेक्शन 80C से लेकर के सेक्शन 80U तक का डिडक्शन हमको मिलता है। अब ये गेस्ट कौन है, बिना नाम का ऐड हुआ, इसको हम करते हैं रिमूव। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन हमको सेक्शन 10, 11, 12, 13A, 13B इन सारे सेक्शन में हमको क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, और ये एग्जेम्पशन जो होते हैं वो इनकम के रूप में ट्रीट ही नहीं किए जाते, इनकम में काउंट ही नहीं किए जाते। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10। डिडक्शन और एग्जेम्पशन में क्या अंतर होता है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, डिडक्शन और एग्जेम्पशन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप किस तरह से देंगे। While the income which are exempt under section 10, ठीक है, will not be included in computing total income। total income कंप्यूट करने के लिए इस exempted income को आप काउंट ही नहीं करेंगे। दूसरा, income from which deductions are allowable under chapter 6A will first be included in gross total income and then deduction will be allowed। सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चरल इनकम, यहाँ से हम चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चरल इनकम शुरू कर रहे हैं। ये आपके मॉड्यूल 1 का ही हिस्सा है। ठीक, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब नॉर्मल वे में अभी आप लोग क्या समझते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगा, पढ़ेंगे आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा एग्रीकल्चरल इनकम? नाम से ही समझ में आ रहा है, खेती किसानी का आप काम कर रहे हैं यस तो सर, आपको एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है। इनकम से रिलेटेड होगा सर, जो भी अपन उसमें वीड्स वगैरह कर रहे हैं उसका इनकम, क्रॉप्स मतलब का। खेती किसानी का काम जो कर रहे हैं उससे जो हमको इनकम जनरेट हो रही है वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है। पहला ये कि मैं अनाज उगा रहा हूँ, है ना, और मुझे अनाज उगा करके बेच करके पैसा मिला, वो एग्रीकल्चरल इनकम। दूसरा,
मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है, उस लैंड को मैंने बेच दिया, है ना, तो भी एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं? एक रेवेन्यू नेचर है, दूसरा कैपिटल नेचर है। जो अनाज उगा करके बेच करके मेरे पास पैसा आया वो रेवेन्यू नेचर का एग्रीकल्चरल इनकम है। जमीन बेच करके मेरे पास जो पैसा आया वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन किस तरह का एग्रीकल्चरल इनकम है? वो कैपिटल नेचर का इनकम। ठीक, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10 क्लॉज 1 में क्या कहता है? वो कहता है कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ये आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10 क्लॉज 1 में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये किस तरह के एग्रीकल्चरल इनकम की बात कर रहा है? रेवेन्यू नेचर वाले की या कैपिटल नेचर वाले की? ये बात कर रहा है रेवेन्यू नेचर वाले की। ठीक है, मतलब आप खेती किसानी कर रहे हो, आपको कोई किराया मिल रहा है ज़मीन से, उन सारी चीज़ों की बात कर रहा है। ये ज़मीन को बेच करके जो आपको इनकम हुई उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर। दूसरा, कैपिटल नेचर की बात करते हैं। यदि आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, खेती योग्य जो ज़मीन है, उस ज़मीन को आप बेचते हैं, तो आपको यदि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है। ठीक है, रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है आपकी ज़मीन। ठीक है, तो यदि आपकी एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया में है, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल असेट ही नहीं माना जाएगा। जो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कैपिटल गेन चैप्टर में, हम क्या पढ़ेंगे कि यदि आप कैपिटल असेट को ट्रांसफर करते हैं तब आपके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा, है ना। ये हम पढ़ने वाले हैं कब? जब कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे तब। यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड कैसा है, हमको क्या समझ में आता है? लैंड क्या होता है? अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो भी पढ़ते हैं अकाउंटिंग, उसमें हम क्या देखते हैं? लैंड कैसा है? फिक्स्ड एसेट। असेट होता है, कैपिटल होता है हमारे लिए, है ना। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगा ना आपके पास, जो गांव में होगा, शहर में नहीं, कहाँ होगा? गांव में होगा, तो उसको हम कैपिटल असेट ही नहीं मानेंगे। ठीक है, कहाँ पर लिखा है ये? सेक्शन 2 क्लॉज 14 में ये बता दिया कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल असेट ही नहीं होगा। और क्योंकि ये कैपिटल असेट ही नहीं होगा, यदि आप इसको बेचते हैं और आपको प्रॉफिट अर्न होता है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स पटाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अभी तक एक बात क्लियर हुई क्या? कि एग्रीकल्चरल इनकम जो एग्जेम्प्ट होता है वो कौन सी इनकम की बात कर रहा है? रेवेन्यू नेचर की। दूसरा, हम कैपिटल नेचर के एग्रीकल्चरल इनकम की बात करते हैं तो वहाँ हमको दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड गांव में है? तो यदि गांव में है ना, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 14 ये बोलता है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कैपिटल असेट। तो क्योंकि ये कैपिटल असेट नहीं है, इसका ट्रांसफर आप करोगे, किसी को बेचोगे, तो उस पर टैक्स आपको नहीं लगेगा। लेकिन यदि ये एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में है, तब क्या कहता है? अगर ये अर्बन एरिया में है तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपका एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में है, शहरी क्षेत्र में आता है, और आपने एग्रीकल्चरल लैंड को बेच दिया, तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक, अब एक केस लॉ हुआ। ठीक है, अब एक केस कोर्ट में फंसा। क्या हुआ? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में सरकार ने हाईवे बनाने के लिए बहुत से किसानों का जमीन ले लिया। ठीक है, और उनको भारी भरकम मुआवजा दे दिया, करोड़ों में। ठीक है, क्या था वो? एग्रीकल्चरल लैंड था। ठीक है, लेकिन किस क्षेत्र में था? शहरी क्षेत्र में था।
किसानों को मिल गया बहुत भारी भरकम मुआवजा। अब इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, है ना, और उन किसानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या मांगा, टैक्स मांगा कि भैया टैक्स दो, टैक्स दो। ठीक है, किसान लोग बोले हमारा तो एग्रीकल्चरल लैंड था। इनकम टैक्स बोला भैया तुम्हारा जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो रूरल एरिया में नहीं था, वो कहाँ था, अर्बन एरिया में था, शहरी क्षेत्र में था। आपको टैक्स पटाना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये केस जो था वो कोर्ट में गया, फिर कोर्ट में एक डिसीजन आया। ठीक है, क्या डिसीजन आया कि यदि गवर्नमेंट आपके लैंड को एक्वायर कर लेती है, कंपल्सरीली एक्वायर कर लेती है, और आपको मुआवजा मिलता है, उस मुआवजे के ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर शहरी क्षेत्र की जमीन को आप बेचोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन यदि वो जो ट्रांसफर हुआ है, आपके पास से जमीन कहीं है, वो अगर गवर्नमेंट ने ली है, तब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। और इसके अलावा यदि आपने किसी प्राइवेट पार्टी को अपनी ज़मीन बेच दी, या किसी कंपनी को बेच दिया, किसी फैक्ट्री मालिक को बेच दिया, या अपने दोस्त यार को, रिश्तेदार, किसी को भी बेच दो अपनी शहर वाली एग्रीकल्चरल ज़मीन, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? अभी तक जो हमने पढ़ा, यस सर। क्या पढ़ा एग्रीकल्चरल इनकम में? सर, हमने ये पढ़ा कि एग्जेम्पशन जो है वो रेवेन्यू नेचर के इनकम पर दिया जाएगा। ठीक है, कैपिटल नेचर के लिए एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक, अब कैपिटल नेचर में हमने क्या पढ़ा? कैपिटल नेचर में हमको ये देखना है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो रूरल एरिया में आती है या अर्बन एरिया में आती है। अगर रूरल एरिया में आती है तो हमको टैक्स पटाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल गेन हमारे ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 214 ये बोलता है कि कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को। दूसरा, यदि शहरी क्षेत्र में है, आपने एग्रीकल्चरल लैंड सेल किया है, आपको प्रॉफिट हुई है, आपको इनकम हुआ है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो इनकम हुआ है या एग्रीकल्चरल इनकम जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी एक्विजिशन के कारण हुआ है, तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अनमोल, तुम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? सर अनमोल, हाँ जी, अनमोल का स्क्रीन शेयर हो रहा था भैया। ठीक है, तो स्क्रीन में मैं मतलब फुल स्क्रीन में दिखाई देता हूँ, है ना, और जब मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ उस समय मैं सिर्फ एक पार्टिसिपेंट के रूप में दिखता हूँ, पता नहीं क्यों। देखते हैं, सर वो पिन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एज ए ऑर्गेनाइजर सेटिंग नहीं समझ में आ रहा। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतने जितना भी हमने पढ़ा, इसमें किसी को कुछ डाउट है अभी तक? आगे यस बढ़े? सर। हाँ जी, हाँ सर 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 हाँ पूछो। सर सर हाँ वो जो एरिया होगा सर, वो हाँ वो पता कैसे चलेगा कि एरिया रूरल एरिया या अर्बन एरिया? हाँ, ये हम आगे और देखेंगे। बुक का जो, जब बुक वाले पोर्शन में आएंगे वहाँ पर हम देखेंगे पूरा दिया हुआ है कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी के 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी क्षेत्र होगा वो अर्बन एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट बता दिया है कि अर्बन एरिया कितना होगा, है ना, और रूरल एरिया कितना होगा। दिखा देता हूँ ओके सर। कहाँ पर बताया है। हाँ ये देखो, लैंड रेवेन्यू और लोकल टैक्स पे करना पड़ेगा, 10,000 से कम पॉपुलेशन होना चाहिए, ये पूरा डिटेल आगे में बताया हुआ है, हम आगे आकर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ओके उसके बाद देखते हैं हम एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 1A, इनकम डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। अब एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे किसे? ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम को हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1।
ठीक है। अब सेक्शन 10 क्लॉज 1 ये बताता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये नहीं बताता कि हम किसको एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करें उसको एग्रीकल्चरल इनकम कहा जाएगा, ये हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, जमीन से, एग्रीकल्चरल जमीन से हमको इनकम हो रही है और हम वहां पर क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर, जैसे जमीन खोदना, ठीक है, रोपना, ठीक है, सिंचाई करना, ठीक है, इस तरह के जो काम कर रहे हैं ज़मीन के साथ और हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ये सारी परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से हमको जो इनकम हो रही है वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट बोल रहा है खेती किसानी वाला काम कर रहे हो भैया तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, रेंट इन कैश और काइंड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब समझ में आया, आपके पास एक जमीन है, उस जमीन को आपने किराए पर दे दिया। ठीक है, आपके पास एक जमीन थी, आपने उस जमीन को किराए पर दे दिया और जिसको किराए पर दिया है वो क्या काम कर रहा है उस जमीन पर, किसानी का काम कर रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, वो धान रोप रहा है या भुट्टा लगा रहा है या गन्ना लगा रहा है, वो किसी भी तरह का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और आपको क्या पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है उस जमीन का। ठीक है, तो वो जमीन का जो रेंट आपके पास आएगा वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। आपने कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की क्या, यहाँ पर नहीं किया, आपने क्या किया, अपनी जमीन किराए पर दे दी, लेकिन जिसको किराए पर दी है उसने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म किया है, तो आपका वो जो रेंट था इनकम, वो रेंट इनकम आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। बात समझ में आई, आई या नहीं आई? सेकंड पॉइंट समझ में आया? यस सर। हाँ जी। थर्ड एक बार पॉइंट है, रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो, एग्जाम्पल क्या था, आपके पास एक ज़मीन थी, उस ज़मीन को आपने किराए पर दे दिया और आपको किराया रिसीव हुआ, है ना, उस ज़मीन को आपने साल भर के लिए किराए पर दे दिया और आपको 4 लाख रुपए का उस ज़मीन से किराया रिसीव हुआ। ठीक है, वो 4 लाख रुपए एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं है, बात ये आती है। तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि वो 4 लाख रुपए का जो किराया आया है वो किराया आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, बशर्ते, शर्त क्या है कि आपने जिसको जमीन दी है वो उस जमीन पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। बात समझ में आई? और यहाँ पर जो आपको रेंट मिला जरूरी नहीं है कि वो कैश में हो सकता है, वो काइंड में भी मिल जाए आपको। रेखा में जमीन देते थे, पता है कि नहीं पता है? रेखा, पता है, सर क्या पता है हाँ, क्या होता है रेखा में? नहीं मालूम। सर। अपना खेत क्या बोले? में कुछ काम करवाने के लिए दूसरे को दिया जाता है। हाँ, तो वो जो रेखा का पैसा मिलता है, ठीक है, और रेखा पैसा मिलते और कई जन पैसा घलो नहीं दे, का देते, अपना कट्टा धान दे देते, धान ला देते। है ना, धान देते थे, जो भी गेहूँ देते थे, जो भी देते, तो वो जो काइंड में आपको मिलेगा, है ना, वो भी आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चरल इनकम। बात समझ में आई? आपने कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की लेकिन फिर भी वो एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि जिसको आपने किराए पर दिया था, जिसको आपने रेंट पर दिया था, उस बंदे ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की और आपको जो रिसीव हुआ हो सकता है वो कैश में मिले, हो सकता है वो काइंड में मिले। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रेंट फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। रेंट फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, फार्म बिल्डिंग पता है क्या होता है? सर फार्म हाउस फार्म में सुने हो? कुछ बना के रखा हुआ, फार्म हाउस कैसे? हाँ, फार्म ये हाउस सर सुने फार्म हो? हाउस। घर होता है, आसपास हाँ बहुत सारे हाँ, एरिया जंगल जैसा होता कुछ है, सब्जी भाजी उगाते हैं, तरह तरह के पेड़ पोल्ट्री पौधे फार्म। लगाते हैं।
यस सर। पोल्ट्री फार्म नहीं, पोल्ट्री फार्म में मुर्गी होता है। कौन बोला रे पोल्ट्री फार्म? वहाँ मुर्गी बस होती है। क्या बोला मैं? तो पोल्ट्री फार्म वाली बात नहीं हो रही है, ये फार्म बिल्डिंग। फार्म मतलब एक बिल्डिंग होता है, आसपास का एरिया पूरा खेत होता है, या अलग अलग तरह के आप फसल उगाते हो, ठीक है, जानवर अलग अलग पालते हो, ठीक है, तो वो फार्म होता है। तो उस फार्म में जो बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग को यदि आपने किराए पर दिया है और उस बिल्डिंग का यूज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो जो रेंट होगा फार्म बिल्डिंग का, उस रेंट को भी एग्रीकल्चरल इनकम कहा जाएगा। अब फार्म बिल्डिंग को अलग अलग पर्पस के लिए भी दिया जाता है। आजकल शादी ब्याह भी होते हैं फार्म हाउसेस में, ठीक है, पार्टीज वगैरह होती है फार्म हाउसेस में, ठीक है। तो यस सर। आपने किसी को किराए पर दे दिया, उसने पार्टी की, न्यू ईयर पार्टी कर ली, ठीक है, या वहां पर शादी कर लिया और आपको किराया मिला, तो वो किराया आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? नहीं, क्योंकि सामने वाले ने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की? एग्रीकल्चरल परफॉर्म। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, ठीक। अब कुछ कंडीशन भी है फार्म बिल्डिंग के लिए, कुछ कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है? इट शुड बी इन द इमीडिएट विसिनिटी या नेबरहुड ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। देखो यहाँ पर जो भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, पर सभी के सभी पॉइंट जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बोल रहा है कि जो फार्म बिल्डिंग है ना भैया, वो आपके एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फार्म यहाँ पर है और जो फार्म का जो बिल्डिंग है वो 1 किलोमीटर दूर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फार्म के अंदर ही, फार्म की जमीन जो होगी उस पर ही बिल्डिंग होनी चाहिए, और उस बिल्डिंग को ही आप किराए पर दोगे, और यदि उस किराए पर दी हुई बिल्डिंग पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो उस किराए को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इट शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है, ये बता दिया। एग्रीकल्चरल पर्पस, फार्म बिल्डिंग का यूज क्या होता है ये बताओ। फार्म बिल्डिंग का यूज क्या सामान होता है? रखने के लिए, धान वान सामान कट के वगैरह आता है, रखने के लिए, सामान रख। फसल रखने के लिए। फसल आपने काट लिया है ना, ऐसे खुला छोड़ दोगे क्या? नहीं, खराब हो जाएगा, बारिश हो स्टोर गई खराब करेंगे। हो जाएगा, है ना, ओला पड़ गया खराब हो जाएगा। तो आप फार्म बिल्डिंग किस लिए रखते हो? फसल को संभाल स्टोर कर करने रखने के के लिए। लिए, स्टोर करने के लिए रखते हो, ठीक है। तो उस तरह की एक्टिविटी, ग्रेडिंग वगैरह करते हो आप। ग्रेडिंग मतलब आपका आम का, फार्म हाउस में बहुत सारे आम के पेड़ हैं, आपने सारे आम काटे, फार्म बिल्डिंग में रखा, वहाँ आप ग्रेडिंग करोगे, अच्छे वाले आम, ठीक है, एवरेज वाले आम, सड़े गले आम, है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग ग्रेडिंग करोगे, तो वो सारा काम कहाँ होगा? फार्म बिल्डिंग में होगा। तो इस तरह की एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे। तीसरा पॉइंट, लैंड ऑन विच farm is situated must be either be assessed to land revenue or located in a rural area। अच्छा भाई, जो फार्म बिल्डिंग है वो कहाँ होना चाहिए कह रहा है? वो होना चाहिए रूरल एरिया में, ठीक है, और उस पर लैंड रेवेन्यू पटाया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे घर का वेल्थ टैक्स वगैरह होता है, जलमल कर टैक्स, वैसे ही लैंड का लैंड रेवेन्यू आपको पटाना है ना। तभी उस फार्म बिल्डिंग के रेंट पर आपको एग्रीकल्चरल इनकम के नाम से एग्जेम्पशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये 3 कंडीशन आपकी होनी चाहिए फार्म बिल्डिंग के लिए। समझ में आया? चौथा पॉइंट क्या है? इनकम फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी क्या होता है भाई, बताइए, कोई बताएगा नर्सरी क्या होता है? सर वो जो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाते हैं, वो बेचते हैं फिर उसको बाद में। हाँ, छोटा छोटा पौधा लगाते हैं, छोटा मोटा या गमले वगैरह। अलग अलग तरह के पौधे सब लेकर के आते हैं, ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, पौधे की कलम वगैरह लगाते हैं, और उनको क्या किया जाता है? बेचा जाता है गमलों में, छोटे छोटे गमलों में ऐसा बना करके बेचा जाता है, ठीक है। तो 1957 तक नर्सरी की जो इनकम थी उसको पीजीबीपी में लिया जाता था, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उस पर उसको एग्रीकल्चरल इनकम मानते ही नहीं थे। क्यों नहीं मानते थे पता है? क्योंकि नर्सरी वाले करते क्या है ना, पौधा लाते हैं और उस पौधे को बेचते हैं, ठीक है।
और जमीन में नहीं करते वो लोग काम किस में करते हैं, पॉट में करते हैं, छोटा छोटा पॉट होता है या बड़ा बड़ा गमला होता है ना, वो लोग जमीन में नहीं उगाते। देखे होगे फूल वगैरह सब बेचते हैं, वो काला वाला पॉलीथीन में लगा के बेचते हैं या गमले में लगा यस के, सर, यस। वो लोग जमीन में काम करते हैं क्या, नहीं करते। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट जो था, एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप तो फार्मिंग का काम करते ही नहीं हो भैया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं करते। ठीक है, इस वजह से आपकी जो नर्सरी की इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, वो पीजीबीपी में जाता था और उस पर पीजीबीपी के हिसाब से टैक्स पटाना पड़ता था। ठीक है, 1957 में 1957 में 57 ईयर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मद्रास में एक केस हुआ है ना, वो केस किया राम बाबू नामक एक शख्स ने। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट में। ठीक है, अब मद्रास हाई कोर्ट तैयार बैठा था क्योंकि उनके जो पिताजी थे सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था कि भैया जो नर्सरी की इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी ही नहीं, है ना, एग्रीकल्चरल इनकम हम नर्सरी इनकम को मानेंगे ही नहीं, ऐसा बोल दिया। तो मद्रास हाई कोर्ट भी तैयार बैठा था, जज भी बैठा था कि कुछ नहीं होने वाला। जज बोला कि कैसे एग्रीकल्चरल इनकम है भैया, सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिया है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। तो राम बाबू बोले भैया सुनो मेरी बात पहले। ठीक, तो जज बोले बोलो। तो राम बाबू ने कहा कि सर ये एग्रीकल्चरल इनकम है। किस तरह से है, आप क्या कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करनी। सर आपका माइक म्यूट हो। हाँ, अभी अनम्यूट कर दिया। तो जज साहब ने कहा कि आप तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं करते। राम बाबू ने कहा कैसे सर, हम तो करते हैं। कैसे करते हैं, आप ये कहते हो कि ज़मीन में खुदाई करनी है, ज़मीन में बीज लगाने हैं, ज़मीन में पानी डालना है, हम ज़मीन में नहीं करते, हम गमलों में करते हैं। ठीक है, जो नर्सरी का पौधा होता है अगर हमने खरीदा है और बेच दिया, चलो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जो पौधे हम खुद लगा रहे हैं, है ना, गमलों में कोड़ाई करना पड़ता है, गमले में खाद डालनी पड़ती है, गमले में बीज लगाना पड़ता है, गमले में पानी डालना पड़ता है, तब जा करके वो पौधा बनता है। हमको सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है उस पौधे को बेचने लायक बनाने के लिए। ठीक है, तो हम तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं भाई, तो हमारी जो नर्सरी की इनकम है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होनी चाहिए। तब मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया, अब से इनकम फ्रॉम नर्सरी भी जो होगी वो भी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 2 क्लॉज 1A provides that the income derived from sapling or seedlings grown in nursery would be deemed to be agricultural income whether or not the basic operation were carried out on land। ठीक है, ऊपर हमने देखा जो भी पॉइंट हमने पढ़े सब में ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें थी। यदि आपका जो फार्म हाउस है वो ज़मीन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में ही होना चाहिए, आपको जो खेती किसानी का काम कर रहे हो, कोड़ाई का, निंदाई का, सिंचाई का, खाद डालने का, सब काम ज़मीन पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। नर्सरी में ये चीज़ें ज़मीन पर नहीं करते, पॉट में करते हैं, गमले में करते हैं, तो इस एक्टिविटी को भी एग्रीकल्चरल इनकम में जोड़ा जाए। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एग्रीकल्चरल इनकम में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म करते हैं वो आती है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड से जो आपको रेवेन्यू आती है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, यदि उस लैंड का यूज़ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए किया जा रहा है तो। तीसरा था रेंट फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, आपको फार्म बिल्डिंग से रेंट रिसीव हो रहा है और यदि वो फार्म बिल्डिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए की गई है, वो फार्म बिल्डिंग एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस फार्म बिल्डिंग पर लैंड रेवेन्यू पटाया जाता है, वो फार्म बिल्डिंग रूरल एरिया में सिचुएटेड है,
तब उस फार्म बिल्डिंग से मिलने वाला रेंट एग्रीकल्चरल इनकम होगा। फिर चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, नर्सरी से भी जो इनकम होगी वो इनकम ही क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। तो ये 4 तरह की इनकम एग्रीकल्चरल इनकम के अंडर में आती है, ठीक है। और यदि आप ये पता कर पाते हैं कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है तो उस एग्रीकल्चरल इनकम पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम होते हैं, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो देखने में तो लगती हैं कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, क्योंकि जैसे कुछ एक्ट थे हमारे, सर्विस टैक्स एक्ट था, है ना, वो क्या कहता था, आपने यदि लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग करवाते हैं, है ना, या पोल्ट्री फार्म है आपका, या आप मत्स्य पालन फिशरीज का बिजनेस करते हैं, या आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करते हैं, तो वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। ये कौन कहता है, सर्विस टैक्स वगैरह कहता था। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट इन सारी एक्टिविटीज को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं मानता है। आई बात समझ में? तो ऊपर की 4 एक्टिविटीज से जो इनकम होगी वही एग्रीकल्चरल है, उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। आ गई बात समझ में? आज जितना पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट है? यदि डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ सर। हाँ जी, यदि डाउट आज एक बार पढ़ना, ठीक है, जो नोट्स मैं दिया हूँ उस नोट्स को पढ़ना, और आगे मेरे हैंड रिटन नोट्स के बाद बुक का PDF है, ठीक है, तो उसको भी पढ़ के देखना शुरुआत का। अगर कुछ डाउट होता है तो फिर कल क्लास में पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। पुरानी बुक चलेगी या नहीं पड़ेगी? देखो अभी मैं अपनी पुरानी बुक का ही PDF दे रहा हूँ। यहाँ पर असेसमेंट ईयर लिखा है 1920, ठीक है, हमको पढ़ना है ये असेसमेंट ईयर 2020 से 21 तक का असेसमेंट ईयर हमको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन 2020-21 वाली जो असेसमेंट ईयर की बुक है अभी तक प्रिंट होकर के नहीं आई है, इंग्लिश मीडियम की बुक, इस वजह से मैंने अभी लेने के लिए मना किया, ठीक है। तो क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं, ठीक, तो उन अमेंडमेंट्स के साथ जब नई बुक आएगी तो वही बुक परचेस करना। तब तक के लिए जितना मैं नोट्स प्रोवाइड करते जा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं नोट्स को देखना, ठीक है। बुक की चिंता मत करो, आएगी तो मैं बता दूँगा। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ भाई।